ओके, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। कल हम लोगों ने दांत के बारे में पढ़ लिया था डाइजेस्टिव सिस्टम में ना। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में पहले मैं पूरा का पूरा सिस्टम एक बार बनाता हूँ। बताओ ये सब क्या है, कहाँ से शुरू होता है डाइजेस्टिव सिस्टम? मुंह से। मुंह के बाद आता है एसोफेगस, एसोफेगस के बाद पेट, है ना। पेट के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद जो खाना रहता है वो पचने के बाद कहाँ पर स्टोर होता है? एनस, एनस नहीं, रेक्टम। रेक्टम के बाद वो एनस के जरिए निकल जाता है। तो बताओ, एक नंबर क्या है? माउथ। दो नंबर एसोफेगस। तीन नंबर स्टमक। चार नंबर स्मॉल इंटेस्टाइन। पांच नंबर लार्ज इंटेस्टाइन। छह नंबर रेक्टम। और सात नंबर एनस, एनस। सात नंबर एनस। ठीक है, तो हम क्या स्टार्ट कर चुके थे? हमने माउथ स्टार्ट किया था, माउथ। और माउथ में हमने देखा था कि हमें दो चीजें पढ़नी है। एक तो कुछ के बारे में यानी दांत, और दूसरा हमें सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड को क्या कहते हैं? सलाइवरी ग्लैंड को क्या कहते हैं? लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। ठीक है, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। इतना क्लियर हुआ? ओके, तो हमने कल टूथ के बारे में पढ़ लिया था। थोड़ा सा क्विक रिवीजन करें। टूथ के बारे में कुछ पूछूं? ठीक है, देखो, हमने बात करी थी कि एक ह्यूमन लाइफ में टोटल 52 दांत निकलते हैं, जिसमें से 20 दांत दो बार निकलते हैं, उसे हम डाइपियोडोंट कहते हैं। 12 दांत एक बार निकलते हैं, उसे मोनोपियोडोंट कहते हैं। दांतों के 3 लेयर होते हैं, एनामेल होता है, डेंटाइन होता है, चेम्बर होता है। एनामेल को पकड़ के कौन रखता है? गम्स रखता है, यानी मसूड़ा रखता है। उसके बाद हमने दांतों के टाइप देखे थे। तो मैं दांत बना रहा हूँ, बताना कितना टाइप, ये क्या है, ये कौन से टाइप का दांत है? बताओ। ये इंसीजर, इंसीजर, वेरी गुड। ये केनाइन, केनाइन। ये प्रीमोलर। उसके बाद दूसरा ले लेता हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। दूसरा कलर से ये मोलर, मोलर। ठीक है, यानी दांतों की 4 कैटेगरी थी। हमने बीच से दांत को डिवाइड किया था और इसका फॉर्मूला क्या बनाया था? एक यंग, यंग अगर इंसान की बात करें, नौजवान की, यंग, तो उसका फॉर्मूला क्या बना था? 2 1 2 3, यानी 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। इन दांतों को जोड़ेंगे तो ऊपर के एक साइड के कितने दांत आएंगे? 3 2 5 3 8। यानी ऐसे ही एक साइड, दो साइड, नीचे का भी ऐसे ही एक साइड दो साइड, यानी 4। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 दांत, 32 दांत हो जाते थे। बताओ, ये लास्ट, लास्ट थर्ड मोलर को और किस नाम से जानते थे? विजडम टीथ, विजडम टीथ। इन्हें प्री मोलर्स को चिक टीथ, चिक टीथ, यानी गाल के इधर पाया जाने वाला। और ये केनाइन जो है, केनाइन को कौन सा दांत और कहते थे? क्योंकि ये हमारे सीधा इसके नीचे है, आंखों के नीचे, तो आई टीथ। और इंसीजर को, इंसीजर को नेक टीथ, नेक टीथ। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया। अब हमने देखा भाई कि जो हमारा मुंह है, मुंह में ही हमारे दांत हैं, वो खाने को कूचते हैं, तोड़ते हैं। और उसके बाद हमारे मुंह में एक केमिकल रिएक्शन शुरू होता है। यानी मैंने बताया था कि जो डाइजेशन है, डाइजेशन फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, यानी इसमें तोड़फोड़ भी होता है और कुछ रसायन भी मिक्स होते हैं। अब वो रसायन कौन से हैं, तो उन्हें हम पढ़ेंगे अपने मुंह के अंदर पाए जाने वाले सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। तो चले, देखो, ये सलाइवरी ग्लैंड दिखाई दे रहा है। सलाइवरी ग्लैंड, हमारे मुंह में कुल 6 सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। 3 लेफ्ट साइड में होंगे और 3 राइट साइड में। बताओ, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड
यानी लार ग्रंथि। लार ग्रंथि। टोटल हमारे मुंह में कितने लार ग्रंथि पाई जाएंगी? टोटल टोटल पाई जाएंगी 6। 6 यानी अगर जोड़े में कहेंगे तो पेयर में 3 के 2 जोड़े, 3 के 2 जोड़े, 3 के 2 जोड़े, 2 जोड़े कहाँ पाए जाएंगे? लेफ्ट में 3 और राइट में, लेफ्ट में 3 और राइट में 3। क्या नाम है इन तीनों का? तो देखो, एक का नाम है, यहाँ इमेज पे देखो, पैरोटीड ग्लैंड। पैरोटीड ग्लैंड ये दिखाई दे रही है, पैरोटीड ग्लैंड। दूसरा होता है सब मैंडिबुलर, यानी हमारे जबड़े के नीचे वाला सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर ये होता है ना, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी हमारे बॉडी का क्या होता है? मैंडिबल, हमारा लोअर जॉ होता है, तो उसी के नीचे पाया जाता है सब मैंडिबुलर। और हमारे जीभ के नीचे पाया जाता है, जीभ के नीचे, जैसे जीभ ऐसे उठा करके देखो, ऐसे हम लोग मोड़ के अपने ऊपर के तालु टच करते हैं ना, जैसे ये ऊपर का मुंह है, तो जीभ को हम ऐसे उठाकर ऊपर टच करते हैं तो नीचे हमें पानी की तरह निकलता हुआ दिखाई देता है। वो कहाँ से निकलता है? वो निकलता है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल सबलिंगुअल। तो बताओ, ये जो 3 लार ग्रंथियां हैं उनका नाम क्या है? पहले का नाम है पैरोटीड, पैरोटीड। दूसरे का नाम क्या है? सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर। और तीसरे का नाम क्या है? सब लिंगुअल, सब लिंगुअल। ठीक है, सब लिंगुअल। अब इसमें इमेज में ही दिखाई दे रहा होगा, इसमें सबसे बड़ी ग्रंथि यानी ग्लैंड कौन सी है? बताओ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि है पैरोटीड। सबसे बड़ी ग्रंथि पैरोटीड है। अच्छा, क्या काम होता है अभी मैं समझाता हूँ। पहले इन ग्रंथियों का काम क्या होता है? फंक्शन। फंक्शन देखो, इनका फंक्शन होता है सलाइवा और एंजाइम को प्रोड्यूस करना। सलाइवा और एंजाइम्स। एंजाइम्स एंजाइम्स क्या है? एक तरीके के प्रोटीन्स है, एक तरीके के प्रोटीन्स है। ठीक है, देखो हमारे बॉडी में कई तरीके के प्रोटीन्स पाए जाएंगे, मैं बताऊंगा एंजाइम क्या होता है, हार्मोन्स क्या होता है, इन सब में डिफरेंस भी बता दूंगा। ठीक है, इतना क्लियर है? बताओ, जो स्लाइवरी ग्लैंड है, लार ग्रंथियां, उनका काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्लाइवरी ग्लैंड? टू प्रोड्यूस द सलाइवा एज वेल एज एंजाइम। एंजाइम इतना क्लियर है? तो हम ये जो पैरोटीड ग्लैंड है ना, इसके बारे में समझते हैं। तो पैरोटीड ग्लैंड हमारे बॉडी में सबसे अधिक सलाइवा का निर्माण करती है। सलाइवा यानी लार बनाती है। पैरोटीड ग्लैंड क्या बनाती है? लार। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पैरोटीड ग्लैंड यानी लार ग्रंथि। ये एक दिन में 1 से 1.5 लीटर लार का निर्माण करती है। लार यानी सलाइवा। सलाइवा कितना सलाइवा कितना जनरेट करती है? 1 से 1.5 लीटर पर डे। पर डे, एक दिन में 1 से 1.5 लीटर सलाइवा को ये रिलीज करती है। कौन? पैरोटीड ग्लैंड। पैरोटीड ग्लैंड। पैरोटीड ग्लैंड तीनों ग्लैंड में सबसे लार्ज है, लार्जेस्ट। अच्छा, जैसे मैंने कहा टोटल 6 पाए जाते हैं, तो अरे भाई यही पैरोटीड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल लेफ्ट में पाए जाएंगे और राइट में ही पाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि राइट वाले का कुछ और नाम हो जाएगा। जो लेफ्ट में है वही राइट में पाए जाएंगे। हमारे देखो बॉडी का ना, बॉडी हमारी सिमेट्रिक है। जो लेफ्ट में हमारे ऑर्गन्स हैं, सेम टू सेम वैसे ही राइट में भी हमें ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। समझा? जैसे किडनी है, हार्ट तो एक ही है। लंग्स का अगर हम देखेंगे, लंग्स का 2 पार्ट है, किडनी का 2 पार्ट्स है, लिवर एक ही है वैसे। समझा रहा? तो मेजर पार्ट जैसे 2 हाथ, 2 पार, 2 पैर है, नाक है, नाक में 2 होल मतलब है। उसके बाद आंख है 2, सर को बीच से डिवाइड करेंगे तो 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। तो बॉडी का मेजर मेजर पोर्शन जो है वो सिमेट्रिक है, यानी जैसा लेफ्ट में है वैसा राइट में है। तो यहाँ पर भी ग्लैंड भी जो लेफ्ट में 3 जो है पैरोटीड, सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल, वही तीनों राइट में भी पाए जाएंगे। तो टोटल मिलाकर कितने हो जाते हैं? 6। कोई कंफ्यूजन नहीं?
बताओ इन तीनों में से सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? पैरोटिड। इसका काम क्या है? सलाइवा प्रोड्यूस करने का है। एक दिन में कितना सलाइवा प्रोड्यूस करती है? 1 से 1.5 लीटर। 1 से 1.5 लीटर। अच्छा, कभी ये देखा है कि हमें ना हमारा गाल जो होता है एक साइड का वो फूल जाता है, उसको कहते हैं गलसुआ हो गया है। गलसुआ है ना, गलसुआ। गलसुआ ये क्यों? गलसुआ को इंग्लिश में कहते हैं मम्स। मम्स मम्स दरअसल एक तरीके का वायरस है। वायरस, और ये वायरस हमारे इसी के पैरोटिड ग्लैंड को इफेक्ट करता है। इसी पैरोटिड ग्लैंड को क्या कर देता है? अफेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये ग्लैंड फूल जाती है। और जब ये फूल जाती है तो हमारा गाल, हमारा चिक एक साइड का फूल जाता है। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें क्या करता है? एक काली कलर की पट्टी चिपका देता है ना? ऐसा रहता होगा पट्टी, उसमें छेद रहता है उस पट्टी में, है ना? ये पट्टी क्या रहती है? ये कुछ नहीं रहती है, गरम पट्टी रहती है। ये गरम पट्टी, और गर्मी की वजह से इसके अंदर जो वायरस, मम्स का वायरस घुसा रहता है वो मर जाता है। और उस टाइम के बाद या 1-2 दिन के बाद हमारी जो ग्लैंड है वो अपने नॉर्मल सिचुएशन में आ जाती है, और हमारा जो चेहरा फूला हुआ रहता है, गाल फूला हुआ रहता है, वो नॉर्मल हो जाता है। इतना क्लियर हुआ? देखो, ये सलाइवा सलाइवा प्रोड्यूस करता है पैरोटिड ग्लैंड, और मैंने कहा कि नॉर्मल इंसान के अंदर एक दिन में 1 से 1.5 लीटर सलाइवा जनरेट करता है। लेकिन जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनके अंदर ये सलाइवा 1 से 1.5 लीटर नहीं, उससे कहीं ज्यादा प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों को कुछ पता नहीं रहता है कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। मैं यहाँ लिख दूं चिल्ड्रंस, ठीक है। देखो, इन्हें पता नहीं रहता है कि हमें कौन सी चीज खानी है और कौन सी चीज नहीं। ये जो पाते हैं तुरंत मुंह में ठूस लेते हैं, ठीक है। चप्पल पाएंगे, चप्पल मुंह में घुसेड़ लेंगे। कोई चॉकलेट गिर गया, चॉकलेट उठा के खा जाएंगे। तो वहां पर बहुत सारे जर्म्स रहते हैं, हमारे आजू बाजू हवाओं में हर जगह जर्म्स ही जर्म्स है। अब इन सब से लड़ने के लिए हमारे सलाइवा में कई तरीके के एंजाइम्स पाए जाते हैं। समझा? तो क्या बच्चों में भी 1 से 1.5 लीटर ही सलाइवा जनरेट होगा? नहीं, उनमें ज्यादा रिलीज होता है। क्यों रिलीज होता है अभी समझाऊंगा, जब मैं बताऊंगा कि इस सलाइवा के अंदर कितने तरीके के एंजाइम्स पाए जाते हैं। अच्छा, एंजाइम्स के बारे में बताऊं उससे पहले एक चीज समझो कि जो पैरोटिड ग्लैंड एक इंसान के अंदर सलाइवा प्रोड्यूस करती है, वही पैरोटिड ग्लैंड सांपों के अंदर पॉइजन को प्रोड्यूस करती है। सांपों के अंदर यही पैरोटिड ग्लैंड पॉइजन प्रोड्यूस करने का काम करती है। देखो, सांपों के अंदर यहाँ क्या पाया जाता है? ये पैरोटिड ग्लैंड, और इसी के अंदर इसको हम वेनम ग्लैंड कहते हैं। वेनम मतलब जहर, इसी के अंदर होता है जहर। और इस जहर से एक छोटी सी पाइप यानी नर्व्स के जरिए इनके दांतों तक गया रहता है, एक अटैचमेंट हुआ रहता है यहाँ से ऐसे। और जैसे ही ये किसी को काटते हैं और ये दांत अपना धंसाते हैं, इस पर पड़ता है प्रेशर, और प्रेशर की वजह से ये वेनम कहाँ तक रिस्क के आ जाता है? दांतों तक। यहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें देखो, इसमें ये वेनम यहाँ से सीक्रेट होकर के आ जाएगा दांत में, और दांत क्योंकि हमारे बॉडी में धस चुकी है, वो उस दांत के जरिए चला जाएगा हमारी बॉडी के अंदर। समझ में आया? तो सांपों में यही जो पैरोटिड ग्लैंड है वो किसका काम करती है? जहर का काम करती है। जहर प्रोड्यूस यानी पॉइजन प्रोड्यूस करने का काम करती है। अब सांप जहरीले तो होते हैं, लेकिन सैकड़ों टाइप्स के सांपों में से बहुत कम ही जहरीले सांप होते हैं, और ये भी 2 टाइप के होते हैं। का जहर भी ना 2 टाइप का होता है। ये कुछ सांप ऐसे होते हैं जो हीमोटॉक्सिक होते हैं, और कुछ सांप ऐसे होते हैं जो न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। अच्छा, हीमो मतलब क्या? देखो, ब्लड की स्टडी हेमेटोलॉजी कहलाती है। तो हीमो मतलब ब्लड, यानी जब ये सांप काटते हैं तो हमारा ब्लड ना दही की तरह जमने लगता है, और जैसे ही ब्लड दही की तरह जमने लगेगा, हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो
प्रॉपरली हो नहीं पाएगा और हार्ट तक जब ब्लड नहीं पहुंचेगा तो हमें हार्ट अटैक आ जाएगा, या ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंचेगा तो हमें ब्रेन में जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और हमारे ऑर्गन्स काम करने बंद कर देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन को कैरी करने का काम ब्लड ही करता है। हालांकि ये सब हम ब्लड में अच्छे से डीपली स्टडी करेंगे इस तरीके से ऑक्सीजन को कैरी करता है। अगर ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए तो क्या हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, तो सांपों की दो कैटेगरी होती है, हीमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक। अब ऐसा थोड़ी है कि अगर न्यूरोटॉक्सिक सांप काटेगा तो तुम्हारे ब्लड को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ये इनके जहर को रिप्रेजेंट करता है। कुछ कुछ इतने जहरीले होते हैं कि वो काटते हैं तो हमारे ब्लड के साथ साथ हमारे ब्रेन पर भी अफेक्ट जाता है। न्यूरो मतलब ब्रेन, न्यूरॉन्स, हमारे न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? ब्रेन में। हाँ, तो देखो, जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि सैंड में पाया जाने वाला कॉमन एक सांप होता है, वो जहरीला नहीं होता है, नॉन वेनमस होता है। लेकिन जो वाइपर, क्रूसेल वाइपर सबसे खतरनाक होता है। ये काटेगा तो सीधा लहर वहर नहीं आएगा, आदमी ऊपर जाएगा सीधा। न्यूरोटॉक्सिक, समझ में आ रहा है? न्यूरोटॉक्सिक। उसी तरीके से हमारे भारत में पाया जाता है कराइट। कराइट ये भी क्या है? बहुत जहरीला है। काटेगा तो सीधा हमारा ब्लड क्या होने लगेगा? थक्का बनने लगेगा। समझ में आया? उसी तरीके से कोबरा, कोबरा काटेगा तो भी थक्का होने लगेगा। लेकिन कुछ सांप ऐसे होते हैं जो पानी वाला सांप, वो काटेगा तो कुछ नहीं होगा क्योंकि उनमें वेनम नहीं होता है, जहर नहीं होता है। उसी तरीके से जो चूहे वूहे को खाते हैं वो सांप, रैट स्नेक, वो भी जहरीला नहीं होता है। तो देखो, इंसान ना सांप के काटने से नहीं मरता है, इंसान सांप के काटने के बाद होने वाली एंजाइटी से मर जाता है। कैसी एंजाइटी? जैसे ही सांप काटता है हमारे अंदर एक एक डर बैठ जाता है, अब हमको सांप ने काट लिया है, अब तो हम मर जाएंगे। और जैसे ही ये डर बैठता है हम जोर जोर सांस लेने लगते हैं, हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और हमारा हार्ट बीट बहुत तेजी से पंप करने लगता है। और जब हार्ट बीट जितना तेज पंप करेगा हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन उतना तेजी से होगा। अब सोचो, मान लो कि ये हाथ है तुम्हारा, ठीक है, और यहाँ पर सांप ने काटा है, सांप ने काटा है। अभी तुम नॉर्मल स्पीड से सांस ले रहे हो तो मान लो 1 मिनट में ये इतना दूर तक पहुंचा है। लेकिन अब तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ के 120 से 60 से 120 130 होती जा रही है। हाँ, हार्ट बीट 120 से 130 140 होती जा रही है। अब ये 1 मिनट में जो इतनी दूरी तय करा था अब यहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ तक पहुंचेगा, और कुछ ही घंटे के अंदर, 1 घंटे 2 घंटे के अंदर पूरे बॉडी में जहर पहुंच जाएगा और आदमी की मौत हो जाएगी। इसलिए पहला काम क्या करना है, जब सांप वगैरह काटे तो डरना नहीं है, आराम से ब्रीदिंग करो, नॉर्मल रिलैक्स रहो। जहां पर सांप ने काटा है उस एरिया को धुल दो और कोशिश करो कि वहां से ब्लड निकलते रहे, ठीक है। नहीं तो अंदर अगर ब्लड स्टोर होने लगेगा तो वो जमने लगेगा और जब जमेगा तो हमारी बॉडी में नुकसान करेगा। ये नहीं जैसे मूवी में दिखाते हैं उसको दांत से मुंह से पकड़ के चूसने लगूं, मुंह से पकड़ के कभी नहीं चूसना, क्योंकि हमारे जो टंग होती है, जब मैं जीभ पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं। अगर कहीं पर हमारे टंग में थोड़ा भी कटा फटा रहा तो वो पॉइजन हमारे टंग के अंदर हमारे सीधा ब्रेन तक पहुंचेगा, समझा। और जो चूस रहा है उसकी मृत्यु हो जाएगी, जिसका चूस रहा है उसका तो मृत्यु नहीं होगी, वो तो बच जाएगा क्योंकि उसका चूस चूस के निकाल दिया जहर। लेकिन जो चूस रहा है वो मर जाएगा, समझा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, जैसे अगर तुम्हें उस जहर को निकालना ही है तो पहले जो होता है ना सिरिंज, अपना जो इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। कैसे? तो उसका ये आगे वाला पोर्शन काट दो, काट दो, और इसका जो पीछे का ये स्टन होता है इसको निकाल के आगे से घुसेड़ दो, और ये वाले एरिया से, ये वाला एरिया जो पीछे वाला रहता है उसको उस जगह पर रख दो जहां पर सांप ने काटा है, और पीछे से इसको खींचो तो ये एक सक्शन बन जाएगा, है ना। वैक्यूम क्लीनर देखा है? वैक्यूम क्लीनर क्या करता है, चीजों को खींच लेता है। तो वैसे ही एक वैक्यूम क्रिएट करो और उससे खींचो ताकि ब्लड क्या हो, ब्लड बाहर आ सके, ठीक है। मुंह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इतना क्लियर हुआ? ओके। तो सांपों में जो पैरोटिड ग्लैंड होता है वो किसका काम करता है? जहर का काम करता है, हमारे अंदर सलाइवा प्रोड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? अब मैं बता रहा था कि सलाइवा में पाए जाते हैं एंजाइम्स। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम्स। अब देखो, कई बार कंफ्यूजन होगा, एंजाइम्स हार्मोन्स क्या होते हैं ये सब, ठीक है।
एंजाइम्स या हार्मोन्स क्या होते हैं। तो मैं एक चीज अभी क्लियर कर देता हूँ, हमारी बॉडी में कई तरीके के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन्स। देखो प्रोटीन्स है, और कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो डायरेक्टली हमारे ब्लड में मिल जाते हैं। ठीक है, जो डायरेक्टली हमारे ब्लड में मिलते हैं, ब्लड में, और कुछ हैं जो ब्लड में नहीं मिलते हैं, यहाँ ब्लड में नहीं मिलते हैं। तो जो प्रोटीन डायरेक्टली हमारे ब्लड में मिल जाते हैं उन्हें हम कहते हैं हार्मोन। क्या कहते हैं? हार्मोन्स। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं हार्मोन्स। और जो हमारे ब्लड में नहीं मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं एंजाइम। एंजाइम जो हमारे ब्लड में मिल गया उसे हम हार्मोन कहेंगे, और जो हमारे ब्लड में नहीं मिला उसे हम एंजाइम कहेंगे, उसे हम एंजाइम कहेंगे। तो हार्मोन्स हो या एंजाइम्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं? एक तरीके के प्रोटीन्स होते हैं। अब क्लियर हुआ? अब कभी भी मैं वर्ड यूज करूंगा एंजाइम्स है तो, या कभी यूज करूंगा हार्मोन्स है, तो दिमाग में ये कंफ्यूजन होगा क्या, ये क्या है, एंजाइम क्या है, हार्मोन क्या है? नहीं, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स आर नथिंग बट द प्रोटीन्स which mix directly in our blood that called the hormones which do not that called enzymes। तो जब हम खाना खाते हैं और सलाइवा निकलता है तो क्या वो हमारे ब्लड में मिलता है? नहीं, उस खाने में मिलता है। तो उस सलाइवा में पाए जाने वाला प्रोटीन क्या कहलाएगा? एंजाइम। ठीक है, एंजाइम। तो बताओ, अब मैं बताऊं कि इस सलाइवा में कौन कौन से टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं। देखो कुल 4 टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं। एक को कहते हैं टाइलिन। क्या कहते हैं? टाइलिन। दूसरा होता है डाइस्टेज। डाइस्टेज, ठीक है, डाइस्टेज। तीसरा होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। और चौथा होता है म्यूलिन। म्यूलिन, ठीक है, म्यूलिन, म्यूलिन, ठीक है, म्यूलिन। म्यूलिन या कभी कभी इसको म्यूकस कह देते हैं। ठीक है, तो बताओ हमारे सलाइवा में कितने टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं? 4। कौन कौन से? टाइलिन, डाइस्टेज, लाइसोजाइम और म्यूलिन। टाइलिन, डाइस्टेज, लाइसोजाइम और म्यूलिन। म्यूलिन को म्यूकस भी कहते हैं। ठीक है, इतना लोड नहीं लेना है। क्लियर हुआ? कौन कौन से? टाइलिन, डाइस्टेज, लाइसोजाइम और म्यूलिन। इनका काम समझ लेते हैं, क्या काम करते हैं ये। मैं पहले समझाता हूँ। टाइलिन, टाइलिन देखो, टाइलिन का काम होता है, सबसे अधिक यही प्रोड्यूस होता है हमारे लार में, यही रहता है। इसका काम होता है हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट स्टार्च को पचाना। स्टार्च को पचाना, स्टार्च यानी स्टार्च, स्टार्च को डाइजेस्ट करना, स्टार्च डाइजेशन। स्टार्च क्या होता है? क्या होता है स्टार्च? स्टार्च को हम कहते हैं चोकर। चोकर इन द सेंस, आटा, गेहूं पिसाते हो तो गेहूं में जब हम गेहूं को पिसा देते हैं तो आटा को हम चालते हैं, चालते हैं। तो चालने के बाद जो निकलता है उसे क्या कहते हैं? चोकर। यानी हम जब रोटी खाते हैं तो उस रोटी में होता है चोकर। चोकर ही क्या है? स्टार्च है। उस स्टार्च को कौन पचाता है? वो पचाता है टाइलिन। टाइलिन, टाइलिन, ठीक है। स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम किसका होता है? टाइलिन का, टाइलिन का, ठीक है, टाइलिन। अब टाइलिन अकेले मिल करके इस चोकर को पचा नहीं पाता है, तो ये एक जन की हेल्प लेता है। किसकी हेल्प लेगा? डाइस्टेज की। डाइस्टेज, ठीक है, डाइस्टेज। डाइस्टेज को कहता है चचा आओ, हम अकेले तो कर नहीं पाएंगे, आप भी आ जाओ। तो टाइलिन और डाइस्टेज दोनों मिल करके स्टार्च को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे डाइस्टेज और डी से डाइजेस्ट याद रखना। डाइस्टेज क्या करेगा? स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा। स्टार्च यानी चोकर को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद जब हम खाना खाते हैं
तो वो खाना अगर चिपचिपा ना हो तो क्या हमसे घोटा पाएगा, हमारे गले में उतर पाएगा? नहीं। तो इसीलिए खाने का चिपचिपा होना बहुत जरूरी है, चिपचिपा होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए काम करता है म्यूलिन। म्यूलिन 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 क्या करता है? खाने को स्टिकी बनाता है। स्टिकी फूड को क्या करता है? स्टिकी स्टिकी यानी चिपचिपा, चिपचिपा बनाता है। ठीक है, खाने को चिपचिपा बनाता है। खाने को क्या करता है? चिपचिपा बनाता है, ताकि हम लोग खाने को आसानी से घोट सके, आसानी से घोट सके। उसके बाद अब जब बच्चा कोई भी खाना मुंह में डाल लेता है तो उस खाने में हो सकता है कि जैसे मिट्टी में गिरा हुआ चॉकलेट मुंह में डाल दिया तो मिट्टी में बहुत सारे हो सकते हैं कीटाणु होंगे। फिर उसके बाद बच्चा मुंह बा करके कुछ भी कर रहा है, मक्खी आ रही है, जा रही है, तो मक्खियों में होते हैं जर्म्स, है ना। मुंह पे मक्खी बैठेगी तो मक्खी के पैर पे मक्खी कहाँ कहाँ बैठी रहती है, तो जर्म्स लेकर के आती है। तो जर्म्स को मारने का, ताकि हम जर्म्स हमारे बॉडी के अंदर डायरेक्टली घुस ना पाए, वो मर जाए, तो उन्हें मारने का काम करता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम मैं लिख दूं यहाँ पे, चौथा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है? जर्म्स को किल करता है। ठीक है, जर्म्स को क्या करता है? किल करता है। यानी जितने भी कीटाणु होंगे उन्हें हमारे बॉडी में डायरेक्टली जाने से रोकता है कौन? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम लाइसो क्लियर हुआ? बताओ हमारे सलाइवा में कितने टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं? 4। कौन कौन से? टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन, लाइसोजाइम। टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन, लाइसोजाइम। टाइलिन का काम, टाइलिन और डाइस्टेज स्टार्च को पचाते हैं। सबसे अधिक मात्रा में कौन निकलते हैं? टाइलिन। सबसे अधिक मात्रा में टाइलिन निकलता है। म्यूलिन फूड को स्टिकी बनाता है, चिपचिपा बनाता है। और लाइसोजाइम जर्म्स को मारता है, जर्म्स को मारता है। हमारे मुंह में कुल कितने ग्लैंड पाए जाते हैं? 6। पेयर में 2 पेयर 3-3 के। कौन कौन से ग्लैंड है? तो पैरोटीड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। इनमें से सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? सब, अरे सब थोड़ी, पैरोटीड। पैरोटीड। सांपों में पैरोटीड ग्लैंड किसका काम करता है? पॉइजन, पॉइजन। तो ग्लैंड मतलब स्लाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि के बारे में कहीं कोई दिक्कत? मम्स में कौन सी लार ग्रंथि फूल जाती है? सब मैंडिबुलर या सब लिंगुअल? पैरोटीड, वेरी गुड। ठीक है, पैरोटीड। ठीक है, तो यहाँ हमारी जो लार ग्रंथियां थी वो कंप्लीट हो गई, यानी हमने डाइजेशन सिस्टम का पहला सेक्शन कंप्लीट कर लिया। कौन सा? माउथ। डाइजेशन का पहला सिस्टम क्या है? सिस्टम का पहला पार्ट कौन सा है? माउथ। माउथ में हमने दांत भी पढ़ लिए और दांत के साथ हमने स्लाइवरी ग्लैंड भी पढ़ लिया। अब आ जाएगा एसोफेगस। देखो एसोफेगस में डाइजेशन होता ही नहीं, क्योंकि एसोफेगस मुंह और पेट को जोड़ने का काम करता है सिर्फ, ताकि खाना यहाँ से उतर के पेट तक आ सके। तो हम एसोफेगस के बारे में कुछ पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि एसोफेगस में डाइजेशन होता ही नहीं। अब हम पढ़ेंगे पेट के बारे में। पेट के 3 सेक्शन होंगे, जो हार्ट के पास पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मिडिल आएगा, फिर उसके बाद लास्ट का आएगा। तो इन सब के बारे में, पेट के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखें। ओके।